नमस्कार। आज हम राहुल गांधी के राजनीतिक जीवन से जुड़े कुछ दिलचस्प पहलुओं पर बात कर रहे हैं। जी। चुनावी नतीजों में उतार चढ़ाव तो रहे हैं, लेकिन भारतीय राजनीति में उनकी मौजूदगी वो लगातार बनी हुई है। बिल्कुल। तो चलिए जरा गहराई से देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं उनकी यात्रा को। हाँ, और देखिए, शुरुआत उनके परिवार से ना करना तो मुश्किल है। मतलब नेहरू गांधी परिवार। हाँ, वो तो है। पर दादा दादी पिता सभी प्रधानमंत्री, माँ कांग्रेस अध्यक्ष, ये सिर्फ एक परिचय नहीं है। सही बात है। ये अपने आप में उम्मीदों और कह सकते हैं चुनौतियों का एक पूरा इतिहास है। ये विरासत एक मजबूत आधार भी है और शायद एक बोझ भी, जहाँ लगातार तुलना होती है। हाँ, ये दबाव तो जाहिर है, बिल्कुल। अच्छा, और उनकी पढ़ाई भी वो काफी अलग अलग जगहों पर हुई। जी, दिल्ली, फिर हार्वर्ड, रॉलिंस कॉलेज फ्लोरिडा, फिर कैम्ब्रिज से एमफिल डेवलपमेंट स्टडीज में। तो क्या मतलब इस विविध अकादमिक पृष्ठभूमि का उनके राजनीतिक नजरिए पर कोई असर दिखता है? इन स्रोतों में कुछ है ऐसा? देखिए, सीधे तौर पे जोड़ना तो मुश्किल होता है हमेशा, लेकिन हाँ, कुछ विश्लेषण ये इशारा जरूर करते हैं कि शायद इसी पृष्ठभूमि की वजह से उनके एजेंडे में आप देखिए सामाजिक न्याय, शिक्षा सुधार जैसे मुद्दे आए। अच्छा। पर हाँ, औपचारिक राजनीति में एंट्री हुई 2004 में अमेठी से। हाँ, उनकी पारिवारिक सीट। जी, पारिवारिक सीट मानी जाती थी। ये कदम काफी अपेक्षित था एक तरह से, पर शायद उस वक्त किसी ने ये नहीं सोचा होगा कि आगे का सफर कितना उतार चढ़ाव भरा रहेगा। और सफर वाकई काफी घटनापूर्ण रहा है। अमेठी से सांसद रहे, फिर 2009 में वायनाड से जीते, कांग्रेस पार्टी में भी कई जिम्मेदारियां संभाली, महासचिव बने, उपाध्यक्ष और फिर अध्यक्ष भी रहे 2017 से 2019 तक। तो इन भूमिकाओं में रहते हुए मुख्य चुनौतियां क्या रही उनके सामने? देखिए, जब वो महासचिव और उपाध्यक्ष थे तो उन्होंने संगठन में युवाओं को जोड़ने पर काफी जोर दिया, ऐसा कहा जाता है। हाँ, सुनाए। लेकिन अध्यक्ष के तौर पर जो उनका कार्यकाल था वो 2014 और खासकर 2019 के आम चुनावों में पार्टी की बड़ी हार के साए में रहा। वो तो बड़ी हार थी। जी, उनका जो एजेंडा था, जिसमें किसानों के मुद्दे, रोजगार, युवा सशक्तिकरण ये सब शामिल थे, वो जमीनी तौर पर वोटों में तब्दील नहीं हो पाया। चुनावी विश्लेषण तो यही दिखाते हैं। मतलब भाजपा की चुनावी मशीनरी के सामने कांग्रेस संघर्ष करती दिखी। बिल्कुल बिल्कुल, वो एक बड़ा फैक्टर रहा। और इसी दौर में उनकी सार्वजनिक छवि को लेकर भी काफी बहस हुई है ना? हाँ, वो भी एक अहम पहलू है। एक तरफ तो समर्थक हैं जो उन्हें धर्मनिरपेक्ष उदार नेता मानते हैं, और दूसरी तरफ आलोचक, जैसा कि स्रोत बताते हैं, उन्हें कई बार अनुभवहीन या गंभीर न होने वाला नेता कहते हैं। जी, और वो पप्पू जैसा उपनाम भी इस्तेमाल किया गया। हाँ, वो भी। तो ये इतनी विरोधाभासी छवि क्यों बनी, क्या वजह लगती है? असल में इसके कई कारण बताए जाते हैं। कुछ लोग उनके भाषणों या कह लीजिए सार्वजनिक संवाद की शैली की तरफ इशारा करते हैं। अच्छा। जिसे कई बार उतना प्रभावी नहीं माना गया। वहीं कुछ राजनीतिक विश्लेषक इसे विपक्ष द्वारा, मतलब भाजपा द्वारा बनाई गई एक सोची समझी छवि भी मानते हैं। ये भी एक दृष्टिकोण है। पर दिलचस्प बात यह है कि इन सारी आलोचनाओं और चुनावी हारों के बावजूद वो आज भी भारतीय राजनीति में प्रमुख चेहरा हैं, खासकर विपक्ष के खेमे में। हाँ, ये तो है। अभी वायनाड से सांसद हैं और देश भर में यात्राएं करके वो लगातार सक्रिय भी दिखते हैं। तो कुल मिला के अगर हम देखें, एक ऐतिहासिक राजनीतिक विरासत है, सार्वजनिक पहचान। जी। इन सब सूत्रों से गुजरने के बाद क्या समझ सकते हैं हम, क्या सार निकलता है? मेरे ख्याल से उनकी कहानी ना भारतीय लोकतंत्र के कई दिलचस्प पहलुओं को दर्शाती है। एक तो जो हम कहते हैं वंशवाद की राजनीति, हाँ, उससे जुड़ी उम्मीदें क्या होती हैं, उसकी सीमाएं क्या हैं। दूसरा, नेतृत्व की चुनौतियां, खासकर एक पुरानी पार्टी को, कांग्रेस जैसी पार्टी को नए दौर में ढालने की कोशिश करना। सही बात। और तीसरा, लगातार दबाव के बीच विपक्ष की भूमिका निभाने की जो जद्दोजहद है। उनकी हारें बेशक महत्वपूर्ण हैं, उन पर चर्चा होती है, लेकिन हार के बाद भी राजनीति में टिके रहने की जो उनकी कोशिश है वो भी उतनी ही उल्लेखनीय है। ये स्रोत भी यही दिखाते हैं। हाँ, ये वाकई गौर करने वाली बात है। चलिए, तो श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जी। इन सभी जानकारियों को ध्यान में रखते हुए और जिस तरह वो लगातार सक्रिय हैं, नई रणनीतियों के साथ सामने आ रहे हैं, आपको क्या लगता है भारतीय राजनीति के भविष्य पर उनका असर क्या हो सकता है? ये एक बड़ा सवाल है। सोचने के लिए काफी कुछ